मेरी जिंदगी की कहानी शायद इस दुनिया की सबसे दुखी कहानी है। मैं बता भी नहीं सकती कि मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ और इस सारे जुल्म का जिम्मेदार एक ही शख्स था। वह शख्स कौन था, इसके बारे में जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। मेरा नाम आम्या है। मैं एक बहुत ही शरीफ लड़की थी। हम लोग गांव में रहते थे और मुझे मेरे घर के बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। बहुत कहने पर मेरी माँ ने मुझे एक फोन दे दिया, और वो भी टच मोबाइल नहीं बल्कि दूसरा, ताकि मैं किसी से फोन पर बात कर सकूं। लेकिन मेरी कोई दोस्त नहीं थी, क्योंकि दोस्त तो उनके होते हैं जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ से उनकी दोस्ती होती है। लेकिन न तो मैं स्कूल गई और ना ही कभी कॉलेज, तो फिर मेरी कोई सहेली कैसे हो सकती थी। मेरी तो कोई बड़ी बहन या छोटी बहन भी नहीं थी, इसलिए मुझे हमेशा एक अच्छी सहेली की कमी महसूस होती थी। पर मैं माँ से अपने दिल की बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि हर बात पर गुस्सा करती थी और जोर से बोलती थी। घर मर्दों से भरा हुआ था, यानी मेरे 4 भाई थे और मर्दों वाले घर में काम भी बहुत होते थे। मैं बस उनके लिए नौकरानी थी। वो मेरे बारे में कुछ सोचते भी नहीं थे। अगर मैं मन से कहती कि मेरा दिल तंग हो रहा है, बोर हो रही हूँ, तो मेरी माँ कहती कि क्या तुम्हें नाच के दिखाएं, अपने ही घर में रहकर कौन बोर होता है। बस फिर कहते हैं, घर में इंसान की जो महरूमी होती है, जो उसे नहीं मिलता, वह पूरा करने के लिए बाहर देखना शुरू कर देता है। अपने बच्चों को इतना प्यार करो कि उन्हें प्यार का लालच देकर अपनी बातों में कोई ना फंसा सके। लेकिन माँ बाप यह नहीं समझते। फिर एक दिन मुझे मेरे फोन पर किसी का रॉन्ग नंबर आया। मैंने अपने एक भाई को कोई बताया कि कोई रॉन्ग नंबर आया है। मैं इसको नहीं जानती। इससे पहले भी एक दो बार रॉन्ग नंबर आया था। जैसे ही बेल बजी, मैं अपने भाई को पकड़ा दी। मेरे भाई ने हेलो बोला तो दूसरी ओर से आवाज नहीं आई। दूसरी बार किसी आदमी की आवाज आई थी। भाई ने पूछा कि हाँ जी, किससे बात करनी है। तो उसने कहा कि मुझे रवि से बात करनी है। मेरे भाई ने कहा कि रवि का नंबर नहीं है, और इस तरह बात खत्म हो गई। वह हमेशा कहता था कि अगर कोई रॉन्ग नंबर आए तो आगे से नहीं बोलना, फिर उसको पता चल जाएगा कि तुम लड़की हो, तो वह बार बार फोन करेगा। मुझे बता देना, मैं खुद ही देख लूँगा। जब आपके पास नंबर होता है तो रॉन्ग नंबर आ जाते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है, परेशान नहीं होना। यह सब बातें मुझे मेरे छोटे भाई ने कही थी, जो बाकी 3 भाइयों से जरा कम हौसलों वाला था और मुझसे थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैं उसकी बात मान लेती थी और वह भी मुझे बहुत प्यार करता था। आज भी ऐसा ही एक नंबर आया और मैं अपने भाई को बताने वाली थी। वह बैठा भी सामने था, पर पता नहीं क्यों रुक गई, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही सुंदर थी। आवाज़ से ही वह कोई लड़का लग रहा था। लोग कहते हैं कि आवाज़ से किसी का क्या पता चलता है, लेकिन पता चल जाता है। वह आवाज़ मुझे कोई अच्छे घर का, अच्छे परिवार का लड़का लग रहा था। उसकी आवाज़ में कोई ऐसा लफंगापन नहीं था कि वह बात सुनने पर लफंगा लगे। बस इसी तरह बात से बात निकलने लगी। मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया और इसी तरह हमारी दोस्ती हो गई। दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मैं तो पहले ही मोहब्बत की भूखी थी। मेरे लिए तो यह किसी ख्वाब को जीने के बराबर था। चोरी छुपे बातें करना, ये सारी हरकतें करना। उसे अपना असल नाम बता दिया, अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मैं अपने आशिक से रात दिन बात करती थी। उसका नाम मानव था। उसकी आवाज में जादू था। उसकी आवाज सुनकर ही कहीं खो जाती थी।
हमारी मोहब्बत इस हद तक चली गई थी कि मैं कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन वह शहर में रहता था और हम लोग गांव में थे। मैं उससे रोज कहती थी कि मुझे उसकी याद आ रही है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उसने कहा कि फिर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि मुझे घर से जाने की इजाज़त नहीं है। उसने कहा कि मैं अगर चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैंने कहा कि कैसा आइडिया है? तो उसने कहा, तुम अपनी माँ से मेरा जिक्र तो करती हो। मैंने कहा, हाँ, जिक्र करती हूँ, लेकिन यह कहकर कि मेरी एक सहेली है, क्योंकि दिन रात बात करनी होती है। इसलिए उसने कहा, बस तुम अपनी माँ को कहो कि मेरी वो सहेली आपसे बात करना चाहती है। मैंने कहा, दिमाग तो ठीक है, क्या कह रहे हो? उसने कहा, तुम अपना फोन अपनी माँ को दो तो सही। मैंने डरते डरते ऐसा ही किया, तो मेरी माँ भी बड़ी हैरान हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद हंसने मजाक करने लगी, खुशी खुशी बात करने लगी, कहने लगी, तुम्हारी सहेली तो बहुत अच्छी है। माँ तो माँ होती है, माँ की नज़र बड़ी तेज होती है। माँ को पता चल जाता है कि औलाद क्या कर रही है, क्या चाह रही है, यहाँ तक कि क्या सोच रही है। इसलिए माँ को शायद मुझ पर शक ही हो रहा था, लेकिन इससे पहले ही यह सब कुछ हो गया कि अब माँ के दिल में शक बिल्कुल भी नहीं आने वाला था। मानव ने उन्हें अपनी बातों में लगा लिया था। मैं तो हैरान थी कि मेरी माँ इतनी ज्यादा प्रभावित कैसे हो गई थी। वह तो बात किसी के बात से प्रभावित नहीं होती थी, खुश नहीं होती थी। उन्होंने कभी हमें गले से नहीं लगाया, कभी प्यार नहीं जताया, बस अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती रही। पर आज वह बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने कहा, यह तुमने क्या किया? उसने कहा, मैंने लड़की की आवाज निकालकर तुम्हारी माँ से बात की है। 2-4 बार तुम्हारी माँ से बात करूंगा तो उसे भरोसा हो जाएगा कि तुम्हारी दोस्त एक बहुत अच्छी लड़की है और अच्छी लड़की से दोस्ती हुई है, और उसके बाद हम अपने प्लान पर काम करेंगे। मैंने कहा, कैसा प्लान? उसने कहा, बता दूंगा। इसी तरह वह मेरी माँ से लड़की बनकर बातें करता रहा। उसने मेरी माँ के लिए पार्सल में कुछ चीजें भी भेजी थी, ताकि मेरी माँ खुश हो जाए। चीजें वही थी जो एक औरत घर में इस्तेमाल करती है। मेरी माँ तो गांव की औरत थी, उसने बिस्तर की चादर मंगवाई थी। मेरी माँ इसी तरह खुश हो गई। फिर एक दिन उसने कहा, मेरी शादी है, आप मेरी सहेली को भेज दें। तो मेरी माँ ने कहा, यह तो बड़ा मुश्किल काम है। उसने कहा, आंटी प्लीज, मेरी शादी है, मेरी शादी में सहेली नहीं आएगी तो क्या होगा? मेरी तो कोई बहन भी नहीं है। मेरी माँ ने कहा, ठीक है, लेकिन रात होने से पहले इसे वापस भेज देना। तो मेरे आशिक ने कहा, हाँ ठीक है, मैं इसे वापस भिजवा दूंगी। हम लोग बड़े अमीर हैं, हमारे पास गाड़ी है, मैं आपकी बेटी को लेने के लिए गाड़ी भेज दूंगी। मेरे ड्राइवर लेने आ जाएंगे, क्योंकि मैं तो दुल्हन हूँ और मैं दुल्हन बैठी हूँ, इसलिए बाहर नहीं निकल सकती। मेरी माँ ने कहा, हाँ तुम न निकलना, ठीक है। मेरी माँ ने घर वालों से भी झूठ बोला और मेरा काम हो गया। मानव ने मेरी माँ को इतने अच्छे तरीके से बहलाया कि मैं सोचती थी कि मेरी माँ को कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता, लेकिन उसने इतने अच्छे तरीके से मेरी माँ को कई तोहफे भेजे और फिर उनकी सबसे कीमती चीज यानी मुझे अपने पास भेजने की भी बात की, और मेरी माँ मान भी गई। कहते हैं कि दुनिया के समझदार से समझदार आदमी को भी कोई एक इंसान आसानी से बेवकूफ बना सकता है, और अगर वह एक इंसान उसके सामने आ जाए तो फिर उसकी समझदारी धरी की धरी रह जाती है। मुझे लेने के लिए वाकई गाड़ी आई थी, लेकिन यह गाड़ी किराए की थी। खैर,
میں مانو سے جب ملی تو بہت خوش ہوئی۔ وہ جیسا انسان اچھا انسان تھا، اس کی شکل بھی ویسے ہی اچھی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے کہا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جیسے کھا جاؤ گے؟ اس نے کہا، میں نے تمہیں دیکھا تھا، تمہارے بارے میں بس تصویر ہی بنائی تھی اپنے دماغ میں۔ اس نے کہا، پھر جیسی تصویر بنائی تھی کیا میں ویسا ہی دکھتا ہوں؟ میں نے کہا، تم اس سے بھی زیادہ اچھے دکھتے ہو۔ ہم دونوں کے لیے یہ بات بہت بڑی تھی کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہ صحیح، لیکن پھر بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور اس محبت کے لیے ہم نے اتنا بڑا قدم بھی اٹھایا تھا۔ اب ہم لوگ ایک ساتھ بھی رہنا چاہتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ انسان کے دل میں محبت کا یہی فلسفہ ہوتا ہے کہ لوگ تو صرف شکل دیکھ کر پیار کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی شکل دیکھے بنا ہی اپنی محبت کا احساس کروا دے تو پھر آپ مان جاتے ہیں کہ اس کی محبت بالکل سچی ہے، اس میں کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر انسان اس آدمی پر کبھی بھی شک نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ پوائنٹ بہت اچھی طرح سے بیٹھ جاتا ہے کہ اس نے تو مجھے بنا دیکھے مجھ سے محبت کی تھی، تو اس کا مطلب اسے میری شکل اور میرے شریر سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اس نے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ میں نے کہا، کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، یہ بعد میں بتاؤں گا۔ وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے گیا اور میں نے باقی کا معاملہ سمجھ لیا۔ میں نے کہا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے کہا، اتنی مشکل سے ملے ہیں تو کیا صرف ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے؟ تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، تم کو سچی محبت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا۔ تمہاری ماں سے جھوٹ بولا، ان کے لیے چیزیں بھیجیں، گاڑی کا کرایہ بھی بھرا ہے، اور اب تمہیں اچھی جگہ لے کر آیا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتی؟ جیسا میں نے پہلے بتایا، میں تو گاؤں کی لڑکی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ لڑکا اگر ملنے کے لیے بلا رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا۔ مجھے لگا کہ بس ساتھ بیٹھیں گے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھیں گے، خوب ساری باتیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ ہاتھ پکڑ لیں گے، لیکن مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا وہ چاہتا تھا۔ تھوڑا تھوڑا شک ہو رہا تھا، پر اب کہانی سناتے ہوئے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھے کیوں بلا رہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں، لیکن ہم صرف ساتھ بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، بس ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھیں گے۔ اس نے کہا، اور میں کیا چاہتا ہوں؟ تم سے محبت کرنے والے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ جب ہم لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تو ہم ایک دوسرے کے قریب آنے لگے اور ہمارا خود پر سے نینترن ختم ہو گیا، اور ہم نے وہ حد پار کر دی جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن پھر بات اس سے بھی عجیب ہو گئی۔ اس نے صرف حد پار نہیں کی بلکہ وہ ساری رات مجھے نوچتا رہا۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن خیر صبح ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ محبت کے نام پر کبھی کبھی آپ پر بہت بڑا ظلم بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو احساس نہیں ہوتا، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب محبت میں ہو رہا ہے۔ لیکن محبت میں کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کوئی کسی کی آتما پر گھاؤ نہیں لگاتا۔ محبت جسے کی جاتی ہے اسے تو پھول کی طرح رکھا جاتا ہے۔ محبت کے نام پر میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا، اور میں سمجھ ہی نہیں سکی۔ جب آپ اپنی اولاد کو اندھیرے میں نکلنے ہی نہیں دیں گے تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ اندھیرا کتنا خوفناک ہوتا ہے؟ اور میں اب اندھیرے میں آ گئی تھی۔ میں نے کہا، تم نے مجھے واپس بھیجنے کا وعدہ کیا تھا،
मेरी माँ से, और अब रात तो यहीं गुजर गई, अब क्या होगा। उसने कहा, अरे तुम्हारी माँ को पहले किसने मनाया था? मैंने कहा, आपने। उसने कहा, मैं दोबारा मना लूंगा, कह दूंगा कि रात हो गई थी इसलिए भेजना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा, लेकिन फोन भी तो बंद है। वो फोन कर रही होगी, घर में सब मेरे बारे में पूछ रहे होंगे, मुझे वापस छोड़ दो। उसने कहा, हाँ हाँ छोड़ देता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी माँ से मिल लूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे वापस भेज दो। मेरे दिल में यही बात थी कि आप मेरी खैर नहीं चाहते। मैं घर चली जाऊंगी, मुझे बातें सुननी पड़ेगी, पर फिर मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर माँ ने 2-4 थप्पड़ भी लगाए तो सह लूंगी, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बात आगे निकल चुकी थी। अगर मैं थोड़ा सा भी देर करती तो भी माँ ने डांटना ही था, और मैं ज्यादा देर से जा रही थी तो भी माँ से मुझे बातें सुननी ही पड़ेगी, इसलिए चाहे अब थोड़ी देर और हो जाती क्या फर्क पड़ता था। मैंने कह दिया कि शादी वाला घर था तो बस वहीं पर मसरूर हो गई। वह मुझे घर ले गया। बड़ा सा बंगला था और बड़ी सी कॉलोनी में बना हुआ था, लेकिन अंदर कमरे बहुत ज्यादा थे। थोड़ी देर में मैं एक कमरे में ही बैठी रही। उसने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं अपनी माँ को मना कर ले आता हूँ। वक्त गुजरता जा रहा था, मैं परेशान हो रही थी, मुझे घर जाना चाहिए था। मेरी माँ ने जाते ही मेरी क्लास लगा देनी थी, मुझे बहुत सारी बातें सुनानी थी। मैं बहुत परेशान, लेकिन मानव वहां पर वापस नहीं आया, बल्कि एक औरत आई जो किसी भी एंगल से उसकी माँ नहीं लग रही थी। और फिर मुझे यह बात भी साफ हो गई कि वह औरत उसकी माँ नहीं, बल्कि वह एक तवाइफ खाने की मालकिन थी। और यह तवाइफ खाना था, यह कोई रिवायती तवाइफ खाना नहीं, बल्कि एक बड़ी कॉलोनी में बना हुआ था। हाई सोसाइटी किस्म का था। यहाँ लोग ऐसे आते थे जैसे अपने किसी मिलने वाले से मिलना आया हो, लेकिन असल में यहाँ पर सब काम होते थे। जब उसने कहा कि वह तुम्हें बेच के चला गया तो मैं बिल्कुल टूट गई और जमीन पर ऐसे गिर गई जैसे मेरे शरीर में आत्मा ही नहीं है। मैं बहुत परेशान थी, रो रही थी, बिलख रही थी, अपनी जान लेने की कोशिश की, और उन्होंने मुझे मरने नहीं दिया और कहा कि तुम्हें यही कर पर रहना होगा। जब हम इस तरह की बात किसी को बताते हैं तो वह यही सोचता है कि मर जाती, खुदकुशी कर लेती, आत्महत्या कर लेती। क्या जरूरत थी हालात के आगे घुटने टेकने की। यह सब कुछ सहने का मतलब यही होता है कि तुम्हारा अपना दिल था यह सब करने का, लेकिन भगवान कसम, जब इंसान ऐसी मुश्किल में फंस जाता है तो मौत भी उसे नहीं बचाती, वरना इस तरह की मुश्किल में फंसने वाले सब लोग मर जाते। लेकिन हर कोई जीना चाहता है, चाहे जिंदगी कितनी भी बुरी हो, कोई भी उसे खत्म नहीं करना चाहता। मैंने कहा, मुझे किस बात की सजा मिल रही है? सच कहते हैं कि किसी की मोहब्बत में अंधे नहीं होते हैं, क्योंकि जब आपकी आंख खुलती है तो आप खाई में गिर चुके होते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं खाई में गिर चुकी थी, वापस का कोई रास्ता नहीं था। मेरी माँ अब क्या करती, किसको फोन करती, किससे पूछती, कैसे मुझ तक पहुँचती? शायद वह इस नतीजे पर पहुँच जाती कि मैं भाग गई हूँ या तो मर गई हूँ। मैं तो हैरान हूँ, जब इंसान पर मुसीबत आने वाली होती है तो उसकी अक्ल का दरवाजा बंद हो जाता है। मेरी माँ ने भी कुछ चीजों के बदले में मुझे इजाजत दे दी, जबकि उन्होंने कभी मुझे घर से बाहर भी न जाने दिया था। वह भी बातों में आ गई और मैं भी। मेरी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। मैं अपनी माँ से पूरा दिन यही कहती रहती कि
मानव बहुत अच्छा है। उसका नाम मानव था और मैं माँ से मानव कहकर बातें करती थी। मेरे लिए यह सब कुछ बहुत ही अनदेखा और दिलचस्पी था। मैं बहुत खुश हो रही थी, लेकिन अब मेरे साथ क्या हुआ? जिसको मोहब्बत समझ रही थी, वह मोहब्बत नहीं थी। उसने मेरा फायदा उठाया और वह भी इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ बना लिया। सोचा होगा कोई गांव की लड़की है, इसको बेवकूफ बनाना आसान है। और मैंने भी यह साबित कर दिया कि मैं गांव की बेवकूफ लड़की थी, जो शहर के चालाक लड़के के हाथों बेवकूफ बन गई। अब मेरे पास क्या था? मैं वापस भी नहीं जा सकती थी। इस कोठे में मेरे साथ क्या होने वाला था, यह तो मैं अच्छी तरह से जानती थी। कुछ दिन इसी तरह गुजारे। उन लोगों ने मुझ पर जबरदस्ती की। उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ पर रहना है तो काम तो करना ही होगा। मैंने इनकार किया। मैंने फिर से अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझे बचा लिया और कहा, हम तुझे आसानी से मरने नहीं देंगे। हमने तेरी अच्छी खासी कीमत अदा की है, मोटी रकम भरी है। कहते हैं कि जो लोग एक बार घर से भागते हैं वो फिर भागते ही रहते हैं। मैं घर से भाग चुकी थी, इसलिए भाग जाना ही कहते थे। मैंने अपनी माँ के नंबर पर फोन किया तो मेरी माँ की आवाज से ही लग रहा था कि वह बहुत परेशान है। मेरे पिता की आवाज आई। उन्होंने कहा, किसका फोन है? कहीं उस कम नस्ल का फोन तो नहीं है जो हमारा मुंह काला करके भाग गई? मैंने समझ लिया कि वे लोग यही समझ रहे हैं कि मैं भाग गई हूँ। मुझसे और बोलने की हिम्मत न हुई। यह फोन भी मैंने अपने पहले ग्राहक के फोन से किया था। हाँ, मेरे कमरे में एक आदमी को भेजा था। अब मैं इस तवायफ खाने में रह रही हूँ और मेरी बचत हो जाती है। ऐसा तो नहीं होने वाला था, लेकिन जिससे मोहब्बत करते हो, जब उसने ही आपको ऊपर इतना बड़ा जख्म लगाया हो, आपको इतना बड़ा धोखा दिया हो, तो फिर उसके बाद आपको क्या बुरा लगता है? कुछ भी बुरा नहीं लगता। इंसान सब कुछ सह लेता है। इंसान बड़ा अजीब है, अपनी हिम्मत से ज्यादा ही सह लेता है। क्योंकि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। मुझे मोहब्बत की सजा मिली थी। मोहब्बत की सजाएं ऐसी ही होती है। लेकिन अगले ही दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। आजकल मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी। मैं ठीक से खाती पीती भी नहीं थी। जब एक दिन मैं इसी तरह बेहोश हो गई तो उन्होंने मजबूरी में डॉक्टर को बुलाना ही पड़ा ताकि मेरा इलाज करवा सके, क्योंकि मैं उनके लिए एक निवेश थी और वो मुझ पर इतना खर्च ही कर सकते थे। अभी उन्होंने मुझसे बहुत कमाई करने की सोची थी। डॉक्टर आया और डॉक्टर ने ऐसी खबर सुनाई कि उस तवायफ खाने की तो जो मालकिन थी, उसके चेहरे पर भी 12 बज गए। उसने कहा, यह लड़की माँ बनने वाली है। उसने कहा, फिर यह जरूर उस लड़के की बच्चे की माँ बनने वाली है जो इसे यहाँ पर बेच के गया है, क्योंकि अभी तो इसे यहाँ आए हुए इतना समय भी नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि दूसरा महीना शुरू है, यानी कि 5वां सप्ताह था। डॉक्टर ने कहा था, आप तुरंत खाना खा लें, आपकी तबीयत बेहाल हो जाएगी। मैं खाना खा रही थी जब वहां की मालकिन कमरे में दाखिल हुई और उसने ऐसा आकर किया कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा, यह तेरे बाप का घर है जहाँ पे बैठकर मजे से खाना खा रही है? मैंने कहा, खाना तो पहले भी खाती हूँ और कौन सा तुम लोगों का खा रही हूँ। अच्छे खासे कमाई कर रहे हो तुम लोग मुझ पर। उसने कहा, लेकिन जो तेरे साथ हुआ है वो हमारी वजह से नहीं हुआ, लेकिन इसलिए अब हमने तेरे लिए फैसला कर लिया है। अब तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। हम एक गर्भवती औरत को यहाँ पर नहीं रख सकते, और अगर हमने तेरे साथ दूसरा काम करने की कोशिश की तो तेरी जान चली जाएगी। उनके लिए तो यह मामूली सी बात थी,
लेकिन डॉक्टर ने कहा कि लड़की बहुत कमजोर है, इसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ और यह मर गई तो फिर तुम लोगों पर ही इल्जाम आएगा। औरत कहने लगी कि अगर यह सब कुछ संभव होता तो अब तक कर चुके होते, लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो हम लोग थक जाएंगे। पुलिस के फंदे होंगे हमारे साथ। पहले भी ऐसा हो चुका है और हम फिर से सारे मामले में नहीं फंस सकते, तो यहाँ से चली जा। दूसरे काम से मतलब यही था कि अगर वह गर्भपात करने की कोशिश करेगी तो शायद मेरी जान चली जाए, क्योंकि मेरी तबीयत पहले ही बहुत खराब थी और सेहत भी अच्छी नहीं थी। मैं गांव की लड़की जरूर थी, लेकिन दुबली पतली थी और मुझे पहले से ही खून की कमी थी, क्योंकि पूरा दिन घर में चलती फिरती रहती थी। उन्होंने मुझे यह नहीं कहा कि यहाँ से चले जाओ और आराम से चली जाओ, 1-2 दिन बाद चली जाओ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। मैं फिर से हकीकत के सामने गिरी थी। यह जो हकीकत नाम का भूत था, यह बहुत ही खतरनाक था। इसका मुंह तो खुला ही रहता था। मैं सड़क पर पड़ी थी। मेरे पेट में एक जान और भी थी, उस इंसान का बच्चा जिससे मैंने मोहब्बत की थी, बहुत ज्यादा मोहब्बत की थी। अगर आज हमारी शादी हो चुकी होती तो शायद आज हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता, जब मैं उसे बताती कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन उसने तो मुझे धोखा दिया था। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। उस बच्चे का मेरे साथ होना न होना एक बराबर था। एक ऐसी लड़की जो घर से भाग गई हो, जिसे मोहब्बत के नाम पर धोखा करने वाले इंसान ने उसके साथ इतना बुरा किया हो, वह तवाइफ खाने में वक्त गुजार कर रह गई हो और उसे तवाइफ का टैग लग गया हो। ऐसी औरत अगर पेट से हो जाए तो वह बच्चा किस काम का होगा, उसकी किस्मत कैसी होगी, यह तो आप सब जानते हैं। मैं सड़क पर पड़ी थी, फूट फूट कर रो रही थी। अचानक मेरे पीछे से एक गाड़ी गुजरी। मुझ पर लाइट पड़ी। मैंने सोचा कि किसी ने मुझे रोते हुए देख लिया तो वह समझ जाएगा कि एक बेसहारा लड़की है। कहीं मेरे साथ कुछ इसने भी बुरा ना हो जाए। अब तो समझ में नहीं आता था कि इससे बुरा और क्या हो सकता था। घर छूट गया, दिल टूट गया, इज्जत लूट गई और मेरे साथ एक और जान भी लटक गई। उसका क्या कसूर था? माँ बाप की गलती में औलाद का कसूर नहीं होता, कभी भी नहीं होता। वे इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आते हैं। मैं वहां से उठकर करीब बने एक फुटपाथ के पास चली गई। ऊपर पुल था और नीचे छोटा सा हिस्सा बना हुआ था, जहां पर मैं छुपकर बैठ गई। पर क्या मैं यहाँ पर महफूज थी और कितनी देर यहाँ बैठ सकती थी? जब हम किसी को अपनी कहानी सुनाते हैं तो वह अपनी कहानी को सुनता है, लेकिन आपकी तकलीफ को महसूस नहीं कर पाता। मैं इस समय जो महसूस कर रही थी, यह मैं भी जानती थी। मुझे लगता था कि इससे ज्यादा मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, लेकिन फिर मेरे साथ इससे भी ज्यादा बुरा हो गया। मैं उसी जगह पर बैठी थी और रात गुजार दी। दिन मैंने बाजार में घूम फिर कर गुजार दिया। यह बात बहुत ज्यादा अजीब है और शायद मेरी जगह कोई और होता तो वह यह सब कभी नहीं करता। लेकिन मैं फिर से तवाइफ खाने गई थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे वहीं पर रख लो। हालांकि वह एक तवाइफ थी। भला तवाइफ खाने से निकलने के बाद दोबारा वहां कौन जाना चाहता है? लेकिन मैं गई थी। मैंने कहा कि मुझे वहां पर रख लो, मैं तुम लोगों के काम करूंगी। लेकिन उन लोगों ने मुझे वहां पर नहीं रखा।
क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वहां पर छापा भी पड़ा था। शायद वे लोग डर गए थे कि किसी नई लड़की के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। पुलिस वाले पूछेंगे कि यह नई लड़की कहाँ से आई है, तो वे क्या जवाब देंगे। मुझे लग रहा था कि बात जरूर कुछ और ही है, जो मुझे वहां से निकाल दिया गया है। लेकिन जब मैं वहां से दोबारा धक्के खाकर निकाली गई, तो मैंने अपने बारे में सोचा कि मैं किस मुकाम पर पहुंच गई हूँ। मैं एक तवायफ खाने में जाने को भी तैयार थी, वह भी दोबारा वहां से निकलने के बावजूद। मैं क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी? मेरा दिल अभी भी मानव को बद्दुआ नहीं दे पा रहा था। मैंने सोचा कि मुझे मेरी सजा मिल गई और इसके बाद कुछ और बुरा नहीं होगा। मैं फिर से उसी जगह पर जाकर बैठ गई। मुझे लगा कि चलो, एक रात यहाँ गुजरी है तो दूसरी भी निकल जाएगी। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब से ही इलाका सुनसान हो गया था। सर्दियों का मौसम था, लोग जल्दी अपने घरों को चले गए थे। लोगों का वहां न होना मेरे फायदे में भी था और मेरे लिए नुकसानदेह भी था, क्योंकि अब मुझे वहां बैठे हुए थोड़ी ही देर हुए थे। मैं उसी जगह पर बैठी हुई थी और मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं शक्ल से फकीर नहीं लगती थी, नहीं तो मुझे कोई भी भीख दे देता। मैं इतनी भूखी थी कि बता नहीं सकती, लेकिन इस समय खाना कहाँ से मिल सकता था। मुझे खाने की खुशबू आ रही थी। मैं चाहती थी कि बस मुझे खाने में कुछ भी मिल जाए तो मैं खा लूं। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरी तरफ चावलों की प्लेट बढ़ाई और मैंने न देखे और न पूछे मैंने उन चावलों को दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया। यह भी नहीं सोचा कि मुझे किसने दिए हैं। जब मैंने उस व्यक्ति की ओर देखा तो बचा कुचा खाना मेरे हाथ से गिर गया। वह एक आदमी था जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी शक्ल से ही जाहिर था कि उसके इरादे क्या हैं। पर थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा कि वह अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ और भी लोग थे, तो मैं बिल्कुल ही सहम गई। वे पूरे 6 आदमी थे। उन्होंने कहा, भूख तो लगी थी ना तुम्हें? मैंने कहा, कौन हो तुम लोग? उन्होंने कहा, यह तुम्हें बाद में बताएंगे। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा था। शायद दूर एक चौकीदार था जो मेरी आवाज सुन रहा था, लेकिन वह एक बूढ़ा आदमी था। वह मेरी मदद नहीं कर सकता था और शायद वह यह सब पहले भी देखता रहता था, या वह उन 6 मर्दों से डर गया था, इसलिए उसने मेरी आवाज को अनसुना कर दिया। मैं यही सोच रही थी कि इससे बुरा और क्या हो सकता है मेरे साथ। इससे भी ज्यादा बुरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी और यह देखकर हैरान थी कि मेरी माँ को मेरे पास बैठी थी। उस शहर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने मेरा इलाज किया था। वह हमारे ही गांव का था। उसने मुझे पहचान लिया और उसने मेरी माँ को बुला लिया। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरी गोद में जो बच्चा पल रहा था वह इस दुनिया से जा चुका था। डॉक्टर ने कहा कि शायद मैं कभी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी न हो सकूं और हमेशा के लिए बिस्तर पर रहूं। मैं कभी माँ भी नहीं बन सकूंगी और मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। मेरी माँ मुझे काबिले रहम नजरों से देख रही थी। आखिरकार मैं उसकी एक अकेली बेटी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुझे वापस नहीं ले जा सकती, नहीं तो तेरे भाई तुझे जान से मार देंगे। इस मर्दों के घर में अगर मैं तुझे लेकर गई तो वे तुझे इससे भी ज्यादा बुरा करेंगे। मेरी माँ के चेहरे पर आज मुझे बेबसी नजर आ रही थी। मैं बस एक तरफ देख रही थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं पुलिस में शिकायत करना चाहती हूँ। मैंने शिकायत करवाई। उन लोगों ने कोई पकड़
नहीं सकता था। वे कौन थे कोई भी नहीं जानता था। कोई सड़क पर जा रहा हो तो उसके बारे में आप कैसे पता लगाएंगे कि वह कौन है। लेकिन मैंने मानव के खिलाफ शिकायत लिखवाई। मुझे उसके बारे में जो कुछ पता था मैंने उसे पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस ने कहा कि हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। मेरा केस बड़ा कमजोर था। पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था, लेकिन मैंने केस करवा दिया क्योंकि मैं यही कर सकती थी। मेरी माँ ने कहा कि वह मुझे घर नहीं ले जा सकती। वह मुझसे मिलकर वहां से चली गई। बस कुछ देर बाद औरतों की तंजीम वाले आ गए। उन्होंने मुझे मजलूम माना, मुझे खूब कैस किया। कहा कि यह एक लड़की इस समाज की तस्वीर है, इसके साथ यह सब कुछ हो गया। वे लोग मुझे अपने साथ ले गए और अब मैं यहीं पर रहती हूँ। मुझसे रोज कोई ना कोई इंटरव्यू लेने आ जाता है। आपके साथ क्या हुआ, मेरी कहानी सुनता है। मैं भी उन्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। शायद वे मुझे बेच रहे हैं, मेरी कहानी को, मेरे एहसास को, मेरे जज्बात को। लेकिन मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी। मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई किसी पर एतबार न करे। दिल करता है कि गले में ढोल डाल लूं और गली गली जाकर कहूं कि कोई किसी से मोहब्बत न करे, कोई किसी पे एतबार न करे। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि तेरी जिंदगी बहुत लोगों से अच्छी है, लेकिन मैं उन्हें कहती थी कि यह भी कोई जिंदगी है, ऐसे जीने का क्या फायदा, इससे अच्छा तो इंसान मर जाए। लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी। मेरी माँ कहती थी, जब औरत घर की चार दीवारी से बाहर कदम रखती है तो फिर उसके लिए यह दुनिया ही जहन्नम बन जाती है। फिर उसे मरने की जरूरत नहीं होती, उसे जीते जी ही जहन्नम के नज़ारे मिल जाते हैं। और मेरे साथ यही हुआ था। वह इंसान जिससे मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। जिसने मुझसे मेरी औलाद को भी छीन लिया, इज्जत ए नफ्स को भी। वह कोई और नहीं था, वह मानव भी नहीं था, वह मैं खुद थी। मैं खुद अपनी दुश्मन थी और मैं ही अपने आप को बर्बाद किया था। अपनी बर्बादी की जिम्मेदार मैं खुद थी। इस हद तक कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप खुद अपने आप को उसके सामने पेश नहीं करते। और मैंने अपने आप को पेश किया था, इसलिए मेरी मुजरिम मैं खुद ही थी। जब आपका मुजरिम कोई और होता है तो आप उस पर गुस्सा करते हैं, गुस्सा निकालते हैं, लेकिन जब आप खुद ही अपने मुजरिम होते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। पुलिस के पास मेरा केस चला गया। उन्होंने मानव को भी पकड़ लिया। उसकी भी जगह हंसी ठिठोली हुई। लोगों ने उससे सवाल किए। उसने कहा कि वह लड़की झूठ बोल रही है, वह तो खुद मेरे पास आई थी। वह इस केस से भी निकल गया और उसे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा होगा। लेकिन मेरी जिंदगी यहीं की यहीं है और मैं अभी इसी सेंटर में रहती हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि मैं कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ी बहुत चल रही हूँ। शायद मेरी टांगे तो मेरा साथ दे, लेकिन इसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है। अपनी कहानी इसलिए सुना रही हूँ ताकि कल को मेरी तरह कोई और किसी की झूठी मोहब्बत के जाल में न फंसे और उस मुकाम पर कभी न पहुंचे जिस मुकाम पर आज मैं खड़ी हूँ। कभी कभी इंसान इस तरह बर्बाद हो जाता है कि फिर किसी की उसकी किसी को कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। मेरी मदद भी कोई नहीं कर सकता। बस अब यही मेरी जिंदगी है। जब भी खत्म हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक जिंदगी है जीती रहूंगी। जब मर जाऊंगी तो कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आप सब लोगों के लिए मिसाल हूँ कि कभी भी अपनी जिंदगी में जो कुछ है उससे यह नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है।
माँ बाप के साए में जब तक इंसान रहता है, सुरक्षित रहता है, या बाहर निकल जाता है तो वही सब सही से बाहर निकल जाता है, तो फिर वह इंसान इंसान नहीं रह जाता, वह एक मौका होता है। जो जिसके हाथ आता है वह उसे फ़ायदा उठा लेता है। दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के भी बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले स्टोरी में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, यही हमारी कामना है।